नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिले हैं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब उन्होंने प्रदेश के विकास की ओर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 2024 उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए काफी मुश्किलों भरा था। लेकिन जहां ये साल योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलों से भरा हुआ था, वहीं प्रदेश ने कई उपलब्धियां भी हासिल की। तो आज हमारी स्पेशल स्टोरी में हम आपको साल 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां हुई उसके बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आज के विधानसभा शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। नए साल का आगाज होने वाला है। इस साल यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी चीजें हुई जिसने काफी लंबे समय के लिए अपनी छाप छोड़ दी है। वहीं आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें संबल मुद्दे के साथ कई अन्य मुद्दों को उठाते हुए विपक्षी खास तौर पर सपा जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आपको एक झलक दिखा देते हैं कि कैसे सपा के कार्यकर्ता सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार। लेकिन आज विधानसभा के सत्र के बारे में बात करने से पहले इस साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए गए फैसलों पर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए साल 2024 बहुत ही चुनौती भरा था। पेपर लीक मामले से लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। सरकार को 3 बड़े फैसले इस साल वापस भी लेने पड़े। इनमें शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस, पीसीएस परीक्षा के 2 दिन में कराने का निर्णय और नजूल अध्यादेश संबंधित आदेश शामिल है। दूसरी ओर सरकार महाकुंभ की तैयारी में जुट रही है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई सरकार नजर आ रही है। पुलिस परीक्षा को सफल आयोजित करने के लिए साथ ही सरकार कई अन्य मोर्चों पर भी सफल रही। लोकसभा चुनाव के बाद बदला योगी सरकार का रुख। लोकसभा चुनाव 2024 का होना और उसका परिणाम कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज पर नजर आया। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार के रुख में काफी बड़े बदलाव दिखाई दिए। चुनाव से पहले जहां बुलडोजर जमकर चलता रहा, वहीं चुनाव के बाद इसमें संयम बरता गया। यही हाल के सरकार निर्णय में भी रहा। लोकसभा चुनाव से पहले यहां योगी सरकार की जो सरकार निर्णय लेती थी उस पर आमतौर पर अडिग रहती थी। इसके विपरीत लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार के रुख में भी बदलाव आया। आमतौर से आंदोलन के बदलाव में मुख्यमंत्री की सरकार नजर आई। कई फैसले बदले गए। आंदोलन के बाद परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन का असर नवंबर में दिखाई दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने का फैसला वापस ले लिया था। प्रयागराज में 4 दिनों से आयोग के सामने डटे 20,000 छात्रों ने विरोध के आगे सरकार झुक गई। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पीसीएस की परीक्षा अब एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का फैसला वापस। जुलाई में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला वापस लिया था। स्कूल के शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे थे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में एक समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ा फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक अलग अलग जिलों में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे। मुख्य सचिव ने डिजिटल अटेंडेंस पर आगामी 2 महीने में रोक लगाई थी, मगर 5 महीने बीतने पर यह लागू नहीं किया गया था। तब से उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर फरमान जारी किया था। शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई शिक्षकों ने त्याग पत्र देने की भी धमकी दी थी। शिक्षकों का कहना था कि डिजिटल अटेंडेंस के लिए दिए गए डिवाइस काफी लो क्वालिटी के हैं, कभी-कभी तो सर्वर ही नहीं मिलता। इस कारण से समय पर शिक्षक उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते। कुछ शिक्षक हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए भी इस दौरान नजर आए थे।
नजूल संपत्ति विधेयक पर भी पीछे हटी योगी सरकार। जुलाई में विधानसभा के मॉनसून सत्र में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को सरकार ने पवर समिति को भेज दिया था। पवर समिति विधेयक का अध्ययन करने के बाद 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। विधानमंडल के सदस्यों की मांग के अनुरूप संभावित संशोधन के साथ समिति अपने सुझाव सरकार को देगी। बीजेपी विधायकों के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और अब इसे संशोधित करके दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया है। कई बार निरस्त हुई परीक्षाएं, नकल माफिया पर नकेल। इस साल कई प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त की गई। नकल माफियाओं ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करवा दिए। इसकी वजह से लाखों की संख्या में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। सरकार की जबरदस्त किरकिरी भी हुई। पुलिस परीक्षा का भी पर्चा लीक हुआ। इसके बाद भी सरकार ने नकल माफिया पर जबरदस्त नकेल कसी। इसका नतीजा ये निकला कि दोबारा जब पुलिस परीक्षा कराई गई तो कहीं से भी किसी की अप्रिय घटना की सूचना वहां पर नहीं मिली। सरकार को नकल माफिया पर काबू करने में कामयाबी मिली। महाकुंभ के लिए सरकार ने झोंक दी ताकत। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साल 2014 में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब इस महाकुंभ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई दिशा निर्देश ना दिए हों। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसका नतीजा है कि साल के आखिर तक कुंभ सिटी का जलवा साफ दिखाई देने लगा है। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी रोड शो करके कुंभ का प्रचार किया जा रहा है। यानी जहां एक तरफ प्रदेश में कुछ बड़े और अहम फैसले योगी सरकार ने वापस लिए, तो वहीं कुछ फैसलों से प्रदेश को नई दिशा भी मिली है। लेकिन प्रदेश में इस वक्त संभल काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि संभल में जहां एक तरफ जामा मस्जिद का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, वहीं संभल में एक और मुस्लिम बहुल्य इलाके में 46 साल पुराना शिव मंदिर जो बंद पड़ा था उसको पुलिस प्रशासन ने खोल दिया है और वहां पर स्थित एक कुएं में 3 खंडित मूर्तियां भी मिली है, जिसके बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और शिवलिंग पर भी दुग्ध अभिषेक किया गया। वहीं अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने बिंदुओं के साथ तैयार हैं। संभल को लेकर यूपी का माहौल गर्म है और इसको लेकर यूपी विधानसभा में सियासी पारा चढ़ने वाला है। यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले विपक्ष ने हमला कर दिया है। सपा के विधायक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विधायक अपने हाथ में पट्टी लेकर बैठे हुए हैं। इसमें संभल हिंसा का जिम्मेदार योगी सरकार को ठहराया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिनों के इस शीतकालीन सत्र में 9 विधेयक आएंगे। महाकुंभ से स्ट्रैटेजिक अनुपूरक बजट पास होगा। संभल बहराइच समेत कई मुद्दों पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने का काम करेगी। सदन में तैयारी के साथ आए, बोले सीएम योगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में सभी पक्षों से सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं सदन में तैयारी के साथ आए। सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। यूपी विकास की राह पर चल रहा है। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। आपको बता दें कि यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सोमवार को औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होगी। कार्यक्रम के मुताबिक 20 दिसंबर को सदन आधे दिन तक संचालित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जहां उत्तर प्रदेश में साल 2024 योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलों भरा रहा, उपलब्धियां हासिल की, वहीं अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी योगी सरकार एकदम तैयारी के साथ आया है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।